अब तक हमने देखा कि पंचायत के फैसले के अनुसार घर की सारी औरतें खंडहर में रह रही है। अब देविका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घर की औरतों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। देविका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र मिट्टी के बर्तनों पर गई। अरे, ये इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन किसने बनाए हैं? ये बर्तन तो माँ जी और चाची जी ने बनाए हैं। अरे वाह, इतने सुंदर बर्तन तो मैंने आज तक नहीं देखे। माँ जी, चाची जी, आपने ये कहाँ से सीखा? अरे बहू, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये स्टील, पीतल और कांच के बर्तन तो अब चले हैं। पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना खाते थे। ठीक है, तो हम दोबारा से मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खाना सिखाएंगे। वीना दीदी और सुजाता भाभी, आप दोनों बताओ, आप दोनों को क्या क्या आता है? मुझे तो खाना अच्छा बनाना आता है। बस खाना बनाने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। और वीना दीदी, आप बताओ, आपको क्या क्या आता है? पता नहीं, मैंने बचपन से यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। देविका, वीना को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छी आती है। हाँ, आती तो है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी भी आ जाएगी। अब देविका और बाकी सभी औरतें गांव में सबके घर जाती हैं और गांव की सभी औरतों से मिलकर कहती हैं, भाभी जी, अगर आपको अपने या अपने घर वालों के लिए कपड़े सिलवाने हो तो आप मुझसे ही सिलवाना। बहन जी, मिट्टी का चूल्हा, बर्तन या मटका बनवाना हो तो मुझसे ही बनवाना। मैं और विमला दीदी आपके घर के सारे बर्तन बना देंगे। भाभी, आप कभी किसी काम में व्यस्त हो और खाना ना बना पाओ ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके घर के लिए खाना बना दूंगी। वो क्या है ना, आप तो सारा दिन खेतों में काम करती हो और कभी कभी खाना भी नहीं बना पाती होंगी, इसलिए। इस तरह घर की औरतें जी जान से अपने अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ जाता है और वो अपने खंडहर को ठीक करने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर घर के सारे आदमी घर का काम संभाल नहीं पा रहे थे। अरे भाई कल्याण, चाय तो पिला दे। जमाना हो गया अच्छी चाय पिए हुए। आप भी ना घर के दामाद से क्या क्या काम करवाते हैं। अभी लाता हूँ चाय। कल्याण, तुम दामाद नहीं बेटे हो, इसलिए इस घर के सुख दुख, घर के काम और बाहर के कामों में तुम्हारा सहयोग तो होना ही चाहिए ना। इतने में कल्याण चाय बनाकर ले आता है। जैसे ही सचिन चाय पीता है तो उसके मुंह से चाय निकल जाती है। जीजा जी, ये क्या बनाया है, इतनी कड़वी चाय? इससे अच्छा तो करेले का जूस होता है। देख सचिन भाई, मैं तो ऐसी ही चाय बनाता हूँ, पीनी है तो पी, नहीं पीनी है तो अपने आप बना ले। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ और अकेला नहीं बना सकता, आप में से कोई मेरी मदद करो। सचिन मेरी चाय की बुराई कर रहे थे ना, तुम जाओ अब खाना बनाओ। सचिन और मोहन दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। मोहन भिंडी काटकर कढ़ाई में छोड़ देता है और उसमें पानी डाल देता है। आपने भिंडी में पानी क्यों डाला? शायद पानी नहीं डलता, पता नहीं, लेकिन माँ ने कभी भिंडी में पानी नहीं डाला था। लेकिन बिना पानी के भिंडी बनेगी कैसे, मतलब गलेगी कैसे? बिना पानी के बनाएंगे तो चिपक नहीं जाएगी कढ़ाई से? पता नहीं, चलो देखते हैं कैसे बनती है भिंडी। भैया, कितने दिन हो गए ना अच्छा खाना खाए हुए। खाना तो सुजाता बनाती है, इतना मज़ेदार खाना कोई और बना ही नहीं पाता। सचिन और मोहन खाना तैयार करके ले आए। सभी आदमी खाना खाने लगे। खाना बना तो बहुत बुरा था, लेकिन किसी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। तभी जोगिंदर ने कहा, घर की हालत कितनी बुरी हो रही है, जगह जगह जाले लगे हैं। 2 दिन से तो किसी ने झाड़ू भी नहीं लगाई घर की। हाँ, और घर में गंदे कपड़ों के ढेर लगे हैं। मेरे पास तो यह आखिरी कुर्ता ही बचा है पहनने के लिए। कल्याण, मोहन, तुम किसी नौकर को रख लो ना। हमने 1-2 लोगों से बात की थी नौकर के लिए, लेकिन कोई घर में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। गांव के सभी लोग खेतों में ही मजदूरी कर रहे हैं। घर के सभी आदमी घर के काम में लगे रहते हैं, तो वो अपने खेतों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और उन्हें हर महीने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।
धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब होने लगती है। एक दिन कल्याण सबसे कहता है, घर को तो औरत ही संभाल सकती है, हमारे बस का नहीं है घर संभालना। हमें किसी तरह से उस सब को वापस इस घर में लाना ही होगा। अरे कल्याण बेटा, पंचायत का फैसला था कि औरतें हमसे माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब हम उन्हें बुलाने गए तो उल्टा हमें ही अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। बापू, उन सभी ने अपने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्यों ना हम सबके काम में नुकसान कर दे, इससे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए। भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे वो मजबूर नहीं होंगी बल्कि और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो बोल रहा हूँ शराफत से जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। मुझे यकीन है कोई माफ़ करे ना करे, माँ तो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगी। नहीं सचिन, अगर हमने माफ़ी मांगी तो ये सारी औरतें हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। हमें इनके सामने छोटा नहीं होना है। मोहन, कल्याण, तुम दोनों आज से ही काम शुरू कर दो। बस फिर क्या था, घर के सभी आदमी लग गए काम पर। मोहन और कल्याण रात को खंडहर में पहुंचे और उन्होंने सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। उसके बाद वीना ने जो कपड़े तैयार करके रखे थे वो सारे कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सुबह जब घर की औरतों ने ये सब देखा तो परेशान हो गई। अरे, ये सारे बर्तन किसने तोड़ दिए? माँ, किसी ने मेरे सिले हुए कपड़े ही फाड़ दिए। ये हरकत कौन कर सकता है? और कौन करेगा भाभी, ये सब उन आदमियों की हरकत है। जब किसी तरह से हमें झुका नहीं पाए तो हमारे काम बिगाड़कर हमें परेशान कर रहे हैं। सभी औरतें दुगनी तेजी से काम में लग गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस खंडहर को महल की तरह बना दिया। उनके काम की तारीफ सुनकर दूर दूर के गांव से लोग आने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे। एक दिन सभी औरतें बैठकर खाना खा रही थी, तभी विमला ने देविका से कहा, देविका, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी मेहनत से अपने लिए इतना बड़ा और इतना अच्छा घर बना लेंगे। देविका बहू, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना तो हमें तुमने सिखाया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पति की पहचान के अलावा भी मेरी कोई पहचान है। गांव के सब लोग मुझे सिर्फ मोहन की पत्नी के रूप में जानते थे, लेकिन अब सारा गांव मुझे जानता है। देविका, मैं कुछ ही दिन में इस गांव में एक अच्छा सा होटल खोल लूँगी। और मैं एक बुटीक खोलूंगी। मैं यहाँ गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। सभी औरतें खाना खाकर सो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देविका को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो देविका थोड़ी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो उसके सामने सचिन खड़ा था। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा कोई नुकसान तो करने नहीं आए? मेरे पास तो किताबों के अलावा कुछ नहीं है, फाड़ना चाहो तो फाड़ सकते हो। देविका, मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या? रात के अंधेरे में चोरों की तरह तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो? प्लीज़ देविका, माँ और चाची को समझाओ कि वो बापू और चाचा जी से माफ़ी मांग ले और तुम सबको लेकर घर आ जाए। सचिन, तुम भी तो अपने बापू और चाचा को अपने साथ ला सकते थे ना, और माँ और चाची से माफ़ी मंगवा सकते थे ना। प्लीज़ देविका, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। कैसे माफ़ कर दूँ सचिन? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर माँ और चाची हिम्मत करके मुझे अस्पताल ना ले जाती तो आज मैं और मेरा बच्चा जिंदा ना होते। ना तुम मुझे अस्पताल में देखने आए और ना ही अस्पताल से आने के बाद मेरा हाल चाल पूछा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी नहीं सचिन। देखो देविका, हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है। घर के काम की वजह से हम बाहर के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। घर और जिंदगी दोनों अस्त व्यस्त है। वो इसलिए कि तुम सब आदमी संगठित नहीं हो, अपना दिमाग और ऊर्जा हमें परेशान करने में लगा रहे हो। और हम औरतें संगठित हैं, हम अपना दिमाग और ऊर्जा अपनी प्रगति में लगा रहे हैं। इसलिए हमने खंडहर को भी महल की तरह कर दिया और तुम्हारी हवेली खंडहर की तरह लगती है। सचिन देविका से बार बार माफ़ी मांग रहा है।
क्या सचिन को अपनी गलती का सच में पछतावा है या फिर ये घर के आदमियों की कोई नई चाल है? ये जानने के लिए आपको हमारे आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी ज़रूर बताइए कि क्या देविका को सचिन को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे सब कुछ भूल कर सचिन के साथ अपना घर बसाना चाहिए या फिर सचिन को भूल जाना चाहिए?